भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से जुड़े किस्सों की भरमार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साधारण कार्यकर्ता से लेकर सत्तारूढ़ दल के मुखिया बनने तक के सफर में ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वरिष्ठ नेताओं की नजर में खुद को कई बार साबित किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब हरियाणा की कमान थामे हुए थे, तब ओम प्रकाश धनखड़ महामंत्री थे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब हर चुनाव में ओम प्रकाश धनखड़ का गुजरात जाना तय था। जानिए 6 फीट लंबे ओम प्रकाश धनखड़ के राजनीतिक जीवन से जुड़ी खास बातें। नमस्कार, स्वागत है सन्ने में। भारत आज का वो शो जो स्पेशल न्यूज एनालाइज के नाम से आप जानते हैं, जिसमें खबरों का विश्लेषण किया जाता है। और खबरें होती कौन सी हैं? खबरें होती हैं आपके आसपास से। खबरें होती हैं वो जिन्हें आप जानना चाहते हैं। जनरल वीके सिंह को मोदी से मिलवाया था ओम प्रकाश धनखड़ ने। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने चुनाव कैंपेन शुरू कर दिया। इसी कड़ी में उन्होंने पूर्व सैनिकों की रैली की परिकल्पना की थी। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि 15 सितंबर 2013 की पूर्व सैनिक रैली में जनरल वीके सिंह मंच पर हो, जबकि वीके सिंह चाहते थे कि मंच साझा करने से पहले मोदी से मुलाकात हो जाए। तब रैली से पहले ओम प्रकाश धनखड़ ही वो शख्स थे जिन्होंने वीके सिंह को नरेंद्र मोदी से मिलवाने गुजरात वो लेकर पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी की इच्छा पर ओम प्रकाश धनखड़ ने पूर्व सैनिकों की एक रैली की भूमिका तैयार की। पहले दिल्ली के किसी स्टेडियम का विचार किया, फिर झज्जर के लिए प्रयास किए, मगर अंत में रेवाड़ी में रैली का निर्णय लिया गया। इसका आधार तैयार करने का श्रेय ओम प्रकाश धनखड़ को ही जाता है। स्वामीनाथन आयोग और धनखड़ साहब। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए सबसे सशक्त आंदोलन करने वाले का चेहरे की तलाश की जाए, तो ओम प्रकाश धनखड़ का नाम बिना विवाद के उभर कर सामने आएगा। विपक्ष में रहते हुए कुर्ता उतारकर भी उन्होंने इसे लागू करने की मांग उठाई। जब भाजपा केंद्र व राज्य की सत्ता में आई, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए विपक्ष के निशाने पर भी धनखड़ ही आए थे। प्रयोगधर्मी है भाजपा के नए प्रधान। प्रयोगधर्मी है भाजपा के प्रधान। भाजपा के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ प्रयोगधर्मी हैं। ग्राम पंचायतों को स्टार ग्रेडिंग देने की 7 स्टार योजना या पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून मामलों में ओम प्रकाश धनखड़ ने पहल की थी। गाय के पेट से सिर्फ बछड़ी ही जन्म ले जैसी योजनाओं पर बतौर कृषि मंत्री पूरा ध्यान कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने दिया था। अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि बादली को क्यों बनाया था उन्होंने अपनी कर्मस्थली। ओम प्रकाश धनखड़ के दादरी से बादली आने की कहानी भरोसे से जुड़ी हुई है। धनखड़ के दादा परदादा झज्जर जिले की बादली विधानसभा सीट के बड़े गांव ढाकला के मूल निवासी थे। बाद में चरखी दादरी में बस के बिना लहर दादरी ने धनखड़ को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए पहला चुनाव हार गए। बाद में वर्ष 2014 में मोदी के कारण भाजपा लहर बनी, तो ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने पूर्वजों की माटी को ही कर्म स्थली बना लिया था। रोहतक से दूसरी बार क्यों नहीं लड़ा चुनाव? अब बहुत सारे लोगों के मन में जहन में यह भी सवाल आता है कि उन्होंने दोबारा से चुनाव रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ क्यों नहीं लड़ा। आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद 2019 में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थे। यानी कि वो डरे नहीं थे, घबराए नहीं थे, फिर से वो चुनाव लड़ना चाहते थे दीपेंद्र हुड्डा के सामने, मगर खुद टिकट के लिए लाइन में लगना नहीं चाहते थे। पार्टी ने गैर जाट का प्रयोग कर पहली बार रोहतक की जाट बहुल सीट से अरविंद शर्मा को मैदान में उतार दिया था। पार्टी के फैसले के आगे धनखड़ से लेकर कैप्टन अभिमन्यु तक सबको खुशी खुशी स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि वो चाहते थे कि उस सीट को जीता जाए, इसलिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी थी। अब आप उनका पूरा परिचय, जन्म, परिवार के बारे में जान लीजिए। ओम प्रकाश धनखड़ का जन्म 1961 में झज्जर जिले के ढाकला गांव में वैद मोहब्बत सिंह और श्रीमती छोटू देवी के परिवार में हुआ था। उनके दादा श्री रघुवीर सिंह ने भारतीय रेलवे के लिए स्टेशन मास्टर के रूप में काम किया।
उनके परिवार में अगर समाज सेवा की बात करें, समाज सेवा की भावना उनके परदादा से ही मिली है, जिन्होंने अपने पैतृक गांव में पहला स्कूल बनाने के लिए प्रयास किए थे। धनखड़ ने परा स्नातक और एमडी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडी यूनिवर्सिटी से की, रोहतक से की है। रोहतक से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने से पहले अगर बात करें उनकी प्रारंभिक शिक्षा की, तो उन्होंने अपने गांव के स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त की। अपनी शिक्षा के बाद उन्होंने 11 वर्षों तक भिवानी में भूगोल शिक्षक के रूप में कार्य किया। एक अकादमिक के रूप में उन्होंने शिक्षा सुधारों और छात्र जीवन से संबंधित मुद्दों पर विचारों के साथ शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण पर एक पुस्तक भी लिखी है, जो प्रकाशित हुई थी। सामाजिक कार्य कौन से किए हैं ओम प्रकाश धनखड़ ने? 1978 से एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से वो जुड़े रहे। उनके शब्दों में वह युवाओं को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारणों और मुद्दों के लिए काम करने के लिए एक मिशन और उत्साह से प्रेरित थे। इस प्रकार उन्होंने 1980 से लेकर 1996 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के लिए काम किया। वह विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों का हिस्सा थे और युवाओं के लिए काम किया। बाद में वह स्वदेशी जागरण मंच आंदोलन में शामिल हो गए। हरियाणा में विषम लिंगानुपात और हरियाणवी पुरुषों के लिए बहुओं का मामला आपको याद ही होगा। तब उन्होंने बयान दिया था कि यूपी बिहार से वो बहुएं ले आएंगे। तब उनकी आलोचना भी हुई थी। ओम प्रकाश धनखड़ ने तब सीधे तौर पर यह बात कही थी, सरकारी हस्तक्षेप से हरियाणवी और बिहारी परिवारों के बीच बंधन विकसित करने का उन्होंने प्रोग्राम भी तैयार किया था, जिसकी आलोचना भी हुई थी, जिसकी तारीफ भी हुई थी। अगर आलोचना की बात की जाए तो उस वक्त लालू यादव और शरद यादव जैसे बिहार के नेताओं ने उनका विरोध किया था, लेकिन सुशील मोदी ने उनके इस मुद्दे पर उनका समर्थन किया था। राजनीतिक कैरियर, अगर उनके राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो उनका राजनीति से जुड़ाव 30 वर्षों से अधिक का है। उन्होंने विभिन्न भाजपा और उसके सहयोगी संबंधित संगठनों में राज्य महासचिव, राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों पर कार्य किया। आरएसएस के बाद 18 वर्षों के जुड़ाव के बाद वो 1996 में भाजपा में शामिल हो गए थे। वाजपेयी काल में राष्ट्रीय सचिव के रूप में कर्तव्यों का उन्होंने पालन किया। वे हिमाचल प्रदेश के लिए प्रदेश प्रभारी भी रहे। उन्होंने पहाड़ी राज्य में भाजपा सरकार के गठन में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अल्प मुआवजे, मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन किए, यानी कि जो मनमाने रेटों पर अधिग्रहण जमीनों का कर लिया जाता था, उनको लेकर भी उन्होंने विरोध दर्ज कराए, उनके खिलाफ आंदोलन किए। विभिन्न पद यात्राएं की, साइकिल यात्राएं की, ताकि किसानों की जमीनों के सही दाम मिल सके। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी हां, ओम प्रकाश धनखड़ लगातार दो बार भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ओम प्रकाश धनखड़ ने काफी काम किए। भूमि अधिग्रहण, कीटनाशक प्रबंधन, किसान आत्महत्या, खेती सुधार जैसे कई मुद्दों पर उन्होंने काम किया, उनको लगातार उठाया। स्वामीनाथन रिपोर्ट कार्यान्वयन आदि भी उन्होंने करवाया। ओम प्रकाश धनखड़ ने भूमि अधिग्रहण पुस्तिका लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर देकर किसानों और उद्योगों के मुद्दों को समान रूप से उन्होंने संबोधित किया, यानी उन पर दोनों तरफ बात की। उन्होंने उद्योगों का मसला भी उठाया, उनकी भी जरूरतें समझी और किसानों की जरूरतें भी समझी और उन पर बात की। आपको बता दें कि सरदार पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लौह संग्रह निगम समिति के राष्ट्रीय समन्वयक वो रहे, यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी ओम प्रकाश धनखड़ को दी गई थी। ओपी धनखड़ आयरन कलेक्शन कॉर्पोरेशन कमेटी के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के राष्ट्रीय समन्वयक रहे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी श्री नरेंद्र मोदी, जी हां, आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति और वास्तुकला का चमत्कार इसे बताया गया था और उसको इकट्ठा करने के लिए लोहा पूरे देश से इकट्ठा किया गया था। तब वो संभाल रहे थे समन्वयक के रूप में। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पास बनने वाली सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के लिए लोहा और मिट्टी देश भर के किसानों से एकत्रित की गया था। इस प्रकार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोह संग्रह अभियान चलाया गया।
लौह संग्रह अभियान को एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक प्रोग्राम बना दिया गया था और उसकी अगुवाई किसने की थी? ओम प्रकाश धनखड़ जैसे इन सरीखे नेताओं ने की थी और वो सफल भी रहा। जब नरेंद्र मोदी ने की थी ओम प्रकाश धनखड़ की खुले मन से तारीफ, झज्जर लोकसभा रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ को अपना करीबी, विश्वास पात्र और समर्पित राजनीतिक नेता बताया था, जिन्होंने पिछले 30 वर्षों से सहजता से काम किया और मेरे करीब रहे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा था। उसके बाद उनका कद बढ़ गया था और आप देखते हैं प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर उनको जिम्मेवारी मिली और वो भाजपा को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए कितने पावरफुल थे ओम प्रकाश धनखड़। 2014 में हरियाणा में वो कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री रहते हुए ओम प्रकाश धनखड़ के पास 5 विभागों का स्वतंत्र प्रभार था, जो उन्हें हरियाणा सरकार में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद चौथा सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली नेता या व्यक्तित्व बनाता है। सरल स्वभाव, देसी बोली और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव ओम प्रकाश धनखड़ का ऐसा रुतबा है और नेताओं से अलग उनको ये खूबी उनकी बनाती है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। हर कार्यकर्ता उनसे अपना जुड़ाव महसूस करता है। वो कभी भी इस स्तर के नेता नहीं लगे कि आम व्यक्ति, आम कार्यकर्ता उनसे बात ना कर सके। वे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जो पार्टी को मजबूत करने में दिन रात लगे रहते हैं। 2024 के लिए उन्होंने कमर कस ली है। लगातार वह अपनी पार्टी को बहुमत तक ले जाने की जुगत में लगे रहते हैं। अब देखना होगा कि 2024 का जब चुनाव होगा, उनकी सरपरस्ती में लड़ा जाएगा या नहीं, वह किस पायदान पर पार्टी को खड़ा रख पाते हैं और फिर से सरकार बना पाएंगे या फिर खुद उस सरकार में किस भूमिका में वो रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। भारत आज आपको वो भी बताएगा, वो भी दिखाएगा। बस उसके लिए आपको बने रहना होगा भारत आज के साथ, हरियाणा आज के साथ, क्योंकि देश की खबरों के लिए आपको भारत आज देखना होगा, लेकिन हरियाणा प्रदेश की खबरों के लिए आप देख सकते हैं हरियाणा आज। और एसएनए से आप लगातार जुड़े रहिए और उसको शेयर करते रहिएगा दोस्तों, और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए। आज की रिपोर्ट लिखी थी पूनम दुबे ने और कैमरे पर थे दीपक कुमार और मैं कैमरे के सामने यशपाल कंचन। बहुत बहुत धन्यवाद।